वंदे मातरम भैया बहनों। पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजाओं की आय के साधन, राजा किस प्रकार जनता के ऊपर कर लगाते थे, कौन कौन से कर लगाते थे, उसके बारे में पढ़ा। आज है सूक्ष्म निरीक्षण मगध और वज्जी जो नगर थे उनके। आइए पेज नंबर 52 खोलिए और मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास करें। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यानी 200 सालों के अंदर ही मगध की जनपद के रूप में स्थापना हुई, महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी इनके द्वारा जल से यातायात व्यवस्था थी, इनके द्वारा नहरें भी छोड़ी जाती थी, तो जल वितरण का कार्य भी था और इनसे जमीन भी उपजाऊ होती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें थी। यानी इस मगध जनपद में लोहा अयस्क की खानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे लोहे की खानें। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसको आधुनिक राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। यानी सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का, और वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब वज्जी महाजनपद, जैसा कि अभी मगध के बारे में पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार यानी जो कामदार थे, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ में संबंधित थे, संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण वर्णन मिलता है। अब है अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे।
शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यहाँ तक आपका पाठ पूरा हो गया। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और याद करोगे। धन्यवाद।